गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अंतिम खातों से संबंधित है, समायोजन सहित अंतिम खाते बनाना है। अंतिम खाते अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार करने से संबंधित प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस प्रश्न में प्रखर सार्थक प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकों में दिए गए तलपट से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार कीजिए करके सूचना दी गई है। अभी आप लोग जानते ही हो, व्यापार खाते में आने वाले मदों के लिए हम 1 नंबर लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें व्यापार खाता बनाना पड़ता है। उसके बाद लाभ हानि खाता बनाते हैं, इसलिए लाभ हानि खाते में शामिल होने वाले मदों के लिए 2 नंबर लिखते हैं। और फिर चिट्ठा तैयार होता है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष पहले आता है, इसलिए तीसरे क्रमांक पर दायित्व है, इसलिए दायित्व में आने वाले मदों के लिए हम 3 नंबर लिखते हैं। और फिर लास्ट में संपत्ति लिखते हैं हम, तो संपत्ति में शामिल होने वाले मदों के सामने 4 नंबर अंकित करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे तलपट में फर्नीचर दिया हुआ है जो संपत्ति है, इसलिए 4 नंबर लिखो। खुले औजार, यह भी संपत्ति है, इसलिए इसके भी सामने 4 नंबर लिखो। फिर है भवन, 4 नंबर संपत्ति रहेगी ये। पूंजी खाता दायित्व है, इसलिए 3 नंबर। अशुद्ध ऋण व्यय है, हानि है, इसलिए 2 नंबर लाभ हानि खाते में आएगा। अशुद्ध ऋण संचय, इसी अशुद्ध ऋण में से ये घटाया जाएगा क्योंकि इसके क्रेडिट में दिया जाता है इसे, तो यह भी लाभ हानि खाते में आएगा। विविध देनदार एवं लेनदार, ये दोनों एकत्र दिया है। देनदार डेबिट में रहते हैं, लेनदार क्रेडिट में रहते हैं, तो देनदारों की रकम है डेबिट में, लेनदारों की रकम है क्रेडिट में। देनदार आएंगे संपत्ति में, लेनदार आएंगे दायित्व में, इसलिए देनदार के लिए 4, लेनदार के लिए 3। स्कंध 1 जनवरी 2010 का, मतलब कि प्रारंभिक स्कंध है, ये व्यापार खाते में लिखते हैं, इसलिए 1। क्रय एवं विक्रय, क्रय हमेशा डेबिट में दिखता है, विक्रय हमेशा क्रेडिट में दिखता है, और दोनों भी मदे व्यापार खाते में ही आती है, इसलिए क्रय एवं विक्रय व्यापार खाते में आएगी, क्रय डेबिट में, विक्रय क्रेडिट में। फिर उसके बाद बैंक अधिविकर से दिया है, यह दायित्व है अपना, इसलिए 3 नंबर। विक्रय वापसी एवं क्रय वापसी करके दिया है। विक्रय वापसी डेबिट में रहती है, क्रय वापसी क्रेडिट में रहती है, तो विक्रय वापसी को विक्रय में से घटाएंगे, क्रय वापसी को क्रय में से घटाएंगे व्यापार खाते में, इसलिए 1 नंबर। फिर है लेखन सामग्री, लाभ हानि खाते में आएगा, इसलिए 2 नंबर। ब्याज खाता 2 में, लाभ हानि खाते में आएगा। फिर है कमीशन, यह भी 2 में आएगा, मतलब कि लाभ हानि खाते में। फिर हस्तस्थ रोकड़ संपत्ति, इसलिए 4। कर व बीमा व्यय है, इसलिए 2। सामान्य व्यय, यह भी व्यय ही है, इसलिए 2, मतलब कि लाभ हानि खाता। और वेतन, इसे भी लाभ हानि खाता, मतलब कि 2 में ही शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से ये तलपट में आने वाली मदें हो गई है। जो भी व्यय या तो जो भी कुछ आपको ब्याज, कमीशन, लेखन सामग्री, कर, बीमा, सामान्य व्यय, वेतन, ऐसी जो मदें दिख रही है, उनका अगर शेष डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे लाभ हानि खाते में। अगर उनका शेष यदि क्रेडिट में है तो उनको हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में है मतलब कि आय है, और वह लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ही दिखेगी। अभी समायोजन पर ध्यान देते हैं। पहली समायोजन है 31 दिसंबर 2010 को, स्कंध है 3250 रुपए का, अर्थात यह अंतिम स्कंध है, और अंतिम स्कंध व्यापार खाते के क्रेडिट में एवं संपत्ति पक्ष में दिखता है, इसलिए 1 एवं 4। उसके बाद सेकंड नंबर की समायोजन है, ह्रास है, भवन पर है, फर्नीचर पर है, और खुले औजारों का पुनर्मूल्यांकन किया है वर्ष के अंत में 5000 रुपये करके बोला गया है। तो ह्रास जो है वो लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखता है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में कमी है, हानि हो रही है, इसलिए डेबिट में हमें लाभ हानि खाते के दिखाना है, इसलिए 2 नंबर करके लिखोगे। और यह सभी संपत्तियां है, तीनों भी, भवन, फर्नीचर एवं खुले औजार। खुले औजारों के लिए जो सूचना है कि पुनर्मूल्यांकन आपने किया है वर्षांत, मतलब कि वर्ष के अंत में 5000 रुपये। खुले औजारों का मूल्य देखोगे तो खुले औजार दिख रहे हैं 6250 रुपया, अर्थात तलपट में दिया हुआ मूल्य बड़ा है और समायोजन में दिया गया जो मूल्य है वह कम है, और इसी कारण से खुले औजारों के मूल्य में कमी आ चुकी है। मूल्य में कमी को ही ह्रास कहते हैं, और इसीलिए खुले औजारों पर भी ह्रास होगा। और जो भी अंतर रहेगा 6250 एवं 5000 का, मतलब कि 1250 रुपये का अंतर जो है खुले औजारों के मूल्य में, वही खुले औजारों पर ह्रास दिखेगा, और वह लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखेगा। और संपत्ति में हम खुले औजारों को लिखते समय बराबर नया मूल्य लिखेंगे, या तो 6250 में से जो भी कुछ अंतर है वो घटाकर आपको 5000 रुपये रकम लिखनी है खुले औजारों के वास्तविक मूल्य के रूप में। फिर तीसरी समायोजन है वेतन, 300 रुपया और 120 रुपये कर के अदत्त है। अदत्त शब्द है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, अदत्त देना बाकी है, और इसीलिए इसे हम लाभ हानि खाते में वेतन और कर लिखते समय जोड़ेंगे, और दायित्व पक्ष में भी अदत्त वेतन, अदत्त कर करके लिखेंगे, इसलिए 2 एवं 3 नंबर।
फिर है 100 रुपया बीमे के पूर्वदत्त है। बीमा जब लाभ हानि खाते में लिखेंगे उस समय पूर्वदत्तों को बीमे में से घटा देंगे और पूर्वदत्त मतलब कि संपत्ति से संबंधित है, इसलिए संपत्ति पक्ष में हम पूर्वदत्त बीमा लिखेंगे। और फिर 5वीं समायोजन है 100 रुपया अशुद्ध ऋण के लिए और अपलिखित कीजिए और देनदारों पर संचिति को भी 5% के बराबर कीजिए। तो ये जो अशुद्ध ऋण है, समायोजन में दिया गया अशुद्ध ऋण जो है वह लाभ हानि खाते में जो हम अशुद्ध ऋण लिखते हैं उसमें इस समायोजन वाले अशुद्ध ऋण को जोड़ के दिखाते हैं और साथ में जो देनदारों पर संचिति हम 5% निकालेंगे उसको भी लाभ हानि खाते में जो अशुद्ध ऋण आएगा उसमें आपको जोड़ के दिखाना है। अर्थात तलपट में दिया हुआ जो अशुद्ध ऋण है उसमें ये जो समायोजन की जो अशुद्ध ऋण और अशुद्ध ऋण के लिए देनदारों पर संचिति है उन दोनों को भी आपको लाभ हानि खाते में अशुद्ध ऋण नाम के मद में जोड़ के दिखाना है। तो ये जाएगा लाभ हानि खाते में और साथ में इसका संबंध देनदारों से रहता है, इसलिए संपत्ति पक्ष में भी देनदारों में से इसे घटा के दिखाना पड़ेगा। इसलिए 2 एवं 4, 5वीं समायोजन 2 एवं 4 के लिए। फिर 6वीं समायोजन है आधी लेखन सामग्री का उपयोग स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया गया है। तो लेखन सामग्री का उपयोग अगर हम व्यक्तिगत रूप के लिए करते हैं मतलब कि व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया है, इसलिए लेखन सामग्री का क्या हो गया है, आहरण हो गया। व्यक्तिगत प्रयोग मतलब ही आहरण और इसलिए लेखन सामग्री में से यह जो आधी लेखन सामग्री जो रकम है उसकी वह घटा के दिखाएंगे और यह आहरण रहेगा, इसलिए पूंजी में से उसको माइनस करेंगे और इसी कारण से जो 6वीं समायोजन है वह लाभ हानि खाते के डेबिट में प्रभावित होगी, साथ में दायित्व पक्ष में भी आहरण के रूप में दिखेगी। तो इस प्रकार से ये समायोजन एवं तलपट में आने वाली मदों का आपने अध्ययन कर लिया है। अभी बनाना है तुरंत व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो ऊपर हेडिंग लिख लो, प्रखर सार्थक प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकों में व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि डेबिट और क्रेडिट। अभी हेडिंग डाला जा चुका है। व्यापार खाते में आने वाले मदों के लिए सबसे पहले हमें स्कंध को ढूंढना पड़ता है, प्रारंभिक स्कंध जो यहाँ पे 1 जनवरी 2010 करके दिया हुआ है और अमाउंट है उसकी 3460, उसे हम सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे। फिर है क्रय लिखेंगे, क्रय से करके 5475 रुपया दिया हुआ था, उसमें से क्रय वापसी बराबर, क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट में रहती है तो क्रय वापसी को घटाएंगे, 125 रुपया क्रय वापसी है। क्रय शुद्ध क्रय हो जाएगा 5350, 5475 में से 125 रुपया घटाने के बाद जो क्रय है शुद्ध क्रय आ गया वो है 5350। फिर उसके बाद क्रेडिट में विक्रय है 15450 और विक्रय वापसी डेबिट में दी हुई है 200 रुपया, तो विक्रय में से विक्रय वापसी घटाते हैं तो शुद्ध विक्रय आ चुका है 15250। और समायोजन में पहली समायोजन है अंतिम स्कंध की जिसे व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखते हैं, तो अंतिम स्कंध को करके लिख लो 3250। बस व्यापार खाते में इतनी ही मदें हैं क्योंकि उतनी ही मदों के सामने 1 नंबर अंकित हुआ है, बाकी अन्य कोई मद व्यापार खाते में शामिल नहीं होगी। तो अभी टोटल करते हैं। क्रेडिट पक्ष बड़ा है 18,500 रुपया योग आएगा और 18,500 में से डेबिट पक्ष की 2 रकम घटा देते हैं 3,460 एवं 5,350, तो अंतर जो आएगा वह रहेगा 9,690 और इसी अंतर को, इसी आंसर को हम नाम देंगे सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट है ये, लाभ हानि खाते में स्थानांतरित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यापार खाता आपका कंप्लीट होगा। जहाँ पे एक एक सूचना दिए गए थे वह सूचना यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी बारी है लाभ हानि खाता बनाने की। जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा। लाभ हानि खाते में सबसे पहले सकल लाभ ट्रांसफर करेंगे। सकल लाभ व्यापार खाते से स्थानांतरित करके 9,690 रुपया। अभी जहाँ पे 2 नंबर अंकित है उन मदों के सामने जाओगे और उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अशुद्ध ऋण ही है यहाँ पे प्रश्न में, तो अशुद्ध ऋण लिखोगे, यह अमाउंट उसकी दी है 125 रुपया, तो अशुद्ध ऋण 125 रुपया लिखोगे। तलपट के बाद जो समायोजन है उसमें 5वें नंबर की समायोजन है 100 रुपया अशुद्ध ऋण के लिए अपलिखित कीजिए एवं देनदारों पर संचिति को 5% के बराबर कीजिए। अभी जो नया इस समायोजन वाला जो अशुद्ध ऋण है उसी को हम नया अशुद्ध ऋण करके संबोधित कर सकते हैं। तो नया अशुद्ध ऋण है 100 रुपये का। बार बार अशुद्ध ऋण में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए करके नया शब्द यूज किए है। तो नया अशुद्ध ऋण है समायोजन वाला 100 रुपया, अर्थात अभी तक अशुद्ध ऋण हो गया है 225।
फिर ये जो अशुद्ध ऋण के बाद जो भी सूचना है, 5वें नंबर की सूचना जो आगे बढ़ाई गई है, उसमें देनदारों पर 5% संचिति भी करना है अशुद्ध ऋण के लिए। तो देनदारों पर 5% संचिति करेंगे, उसके लिए देनदार देखेंगे कितने हैं। तो देनदार की रकम आपको विविध लेनदार में जो डेबिट पक्ष में अमाउंट है वह है देनदार। तो 3,800 रुपये के देनदार थे। अभी डायरेक्ट आपको 5% संचिति नहीं निकालनी है, क्योंकि आपको जो संचिति निकालने के पहले वाला जो सेंटेंस है 100 रुपये अशुद्ध ऋण के लिए भी लिखिए करके बोला गया, अपलिखित कीजिए मतलब कि घटाइए। और इसीलिए ही देनदारों में से 3,800 के देनदारों में से 100 रुपया पहले घटेगा, अर्थात 3,700 रुपये के देनदार बचेंगे। उस पर हमें 5% संचिति करनी है, तो वह आएगी 185। तो अशुद्ध ऋण अभी तक अपना 225 हो गया था, उसमें 185 जोड़ेंगे तो हो जाता है 410। और फिर तलपट में ही जो अशुद्ध ऋण संचय दिया हुआ है 200 रुपये का, उसको यहाँ से घटा देना है। तो अशुद्ध ऋण संचय जो तलपट वाला है उसे आप घटाते हैं, तो आपका अशुद्ध ऋण कुल हो गया है 210 रुपया। तो अशुद्ध ऋण की रकम है 210, शुद्ध अशुद्ध ऋण हो गया, ये वास्तविक अशुद्ध ऋण हो गया। तो ये हो गया 2 नंबर वाला पहला समायोजन लाभानी खाते में शामिल होने वाला मद। फिर उसके बाद अभी जो मद आएगा वह है लेखन सामग्री। तो लेखन सामग्री की रकम लिख लो। लेखन सामग्री है कितनी? 450 रुपया। तो लेखन सामग्री से करके 450 लिखे। और आखिरी समायोजन में बताया गया था कि आधी लेखन सामग्री का उपयोग स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया, इसलिए लेखन सामग्री में से आधी जो रकम है वह घटा दो। तो व्यक्तिगत उपयोग है मतलब ही क्या है, आधा लेखन सामग्री का आधा जो भाग है वह आहरण है, तो 450 का ही आधा करेंगे, 225 हो जाएगा। अर्थात 225 रुपये की लेखन सामग्री व्यापारिक प्रयोग के लिए है, और जो बची हुई लेखन सामग्री जो आधी है वह आहरण है, मतलब कि निजी प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। तो इस प्रकार से जो व्यापार से संबंधित है वह है लेखन सामग्री 225 रुपया, जिसको हम लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। फिर उसके बाद लेखन सामग्री के बाद ब्याज है, डेबिट में ही दिया है ब्याज 118 रुपये, इसलिए डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे ब्याज खाते से 118, कोई समायोजन नहीं है ब्याज के लिए। फिर उसके बाद है कमीशन। कमीशन की रकम यहाँ पे क्रेडिट में दी है, इसलिए लाभानी खाते के क्रेडिट में ही लिखेंगे हम। तो कमीशन खाते को करके क्रेडिट में लिखेंगे 375 रुपया, क्योंकि ये कमीशन क्रेडिट में होने के कारण ये प्राप्ति है, आय है, कमीशन प्राप्त हो चुका है। फिर उसके बाद सामान्य व्यय है 782 रुपया। सामान्य व्यय के लिए कोई समायोजन नहीं है, डेबिट में है, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखेंगे सामान्य व्यय, ठीक है। और फिर है वेतन 3300। वेतन के लिए समायोजन है कि वेतन तीसरी समायोजन 300 रुपया वेतन के अदत्त है, तो वेतन 3300 में 300 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेतन 3600। एक मद छूट गया था अपना कर एवं बीमा वाला मद। तो कर एवं बीमा दिया है 1250 रुपया, तो कर एवं बीमा लिख लेंगे हम 1250। और कर के लिए तीसरी सूचना में है अदत्त कर, तो अदत्त को हम जोड़ते हैं, इसलिए अदत्त कर 120 रुपया जोड़ेंगे। और बीमा के लिए भी समायोजन है पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त को हम घटाते हैं, इसलिए यहाँ पे 1370 पहले कर व बीमा की कुल राशि हो गई है, पूर्वदत्त बीमा को घटाते हैं तो 1270 रुपया कर एवं बीमा हो गया है। फिर उसके बाद अभी तलपट के मदों को तो लिख लिए, समायोजन में से जो समायोजन है वो कौन सा समायोजन छूटा है वो भी देख लेते हैं। तो जो लाभानी खाते में शामिल होने वाला समायोजन है वो 2nd नंबर का समायोजन है ह्रास के बारे में सूचना। तो भवन पर ह्रास है, फर्नीचर पर ह्रास है एवं खुले औजारों के मूल्य में भी कमी है, तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो ह्रास से करके लिखेंगे, भवन पर ह्रास है 5%, इसलिए भवन का जो मूल्य है, भवन का मूल्य 7,500, 7,500 पर हमें निकालना है 5%, तो भवन का ह्रास हो जाएगा 375। फर्नीचर पर ह्रास 10% बोले हैं, फर्नीचर का मूल्य ऊपर ही दिया है 640 रुपया, 640 का 10% हो जाएगा 64 रुपया। और खुले औजारों के भी मूल्य में कमी है, पुराना मूल्य 6,250 था और नया मूल्य 5,000 रुपया दिया है समायोजन में, और इसी कारण से 6,250 एवं 5,000 का जो अंतर है वही क्या है, खुले औजारों का ह्रास है, तो 1250 रुपये खुले औजारों का ह्रास आएगा। तो टोटल ह्रास जो हो गया तीनों संपत्तियों पर हो गया 1689 रुपया, 1689। तो इस प्रकार से कुल ह्रास हो गया है 3 संपत्तियों पर। अभी और कोई समायोजन छुट्टी है क्या वो देख लो। वेतन कर की समायोजन भी हो गए है, बीमे के भी समायोजन हो गए, अशुद्ध ऋण के भी समायोजन कर लिए हैं आप, और लेखन सामग्री के बारे में भी समायोजन पर ध्यान दे चुके हो। तो अभी लाभानी खाते में आने वाली मदों के बारे में विचार कर लिए है। तो लाभानी खाते के डेबिट में है अशुद्ध ऋण 210, लेखन सामग्री 225, ब्याज है 118,
कर व बीमा की कुल राशि है 1270, सामान्य व्यय है 782, वेतन है 3600, ह्रास है कुल 1689 और इस प्रकार से डेबिट की मद है। और क्रेडिट में है सकल लाभ 9690 और कमीशन है 375। क्रेडिट का ही योग बड़ा है, क्रेडिट का योग आएगा 10,065 10065। वही योग बराबर दोनों पक्षों में लिख लो। और अभी 10,065 में से डेबिट पक्ष अगर घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 2171 और इसी आंसर को आप नाम दोगे नेट प्रॉफिट या तो शुद्ध लाभ, जो पूंजी खाते में स्थानांतरित होगा। इस प्रकार से ये व्यापार एवं लाभानी खाता यहाँ पे अपना बन चुका है। तो अभी बारी है चिट्ठा बनाने की। तो चिट्ठे के लिए तुरंत हेडिंग डाल दो चिट्ठा 31 दिसंबर 2010 का, क्योंकि विशिष्ट तिथि को ही ये चिट्ठा बनता है और इस तिथि को व्यापारी की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन इस चिट्ठे के द्वारा होता है। तो चिट्ठे के पहला पक्ष दायित्व, दूसरा पक्ष संपत्तियां, इसलिए 4 कॉलम दायित्व राशि, संपत्तियां राशि। अभी दायित्व में सबसे पहले हमें क्रेडिट की जो भी छूटे हुए मदे है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें पूंजी ही लेना है। पूंजी है 12,500 रुपए की। शुद्ध लाभ आपका आ चुका था 2,171, पूंजी में उसको जोड़ देंगे और फिर आपका पूंजी हो चुकी है 14,671। अभी आहरण घटा देंगे। आहरण अभी यहाँ पे अलग से नहीं दिया है। तो समायोजन, 6वीं समायोजन में लेखन सामग्री का आधा उपयोग स्वामी के द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया गया, वही है आपका आहरण। और लेखन सामग्री का आहरण हो गया आधा, जो भी आपने पहले निकाल लिया था वही है 225 रुपया। अभी इसीलिए जो भी आपकी अभी तक की कुल पूंजी थी 16,671, उसमें से लेखन सामग्री के रूप में जो आहरण है 225 रुपए का, उसको घटाते हैं तो शुद्ध पूंजी हो गई है 14,446 रुपया। फिर उसके बाद लेनदार आएगा, जो भी क्रेडिट में छुटी हुई मद है उसी पर आपको ध्यान देना है। तो लेनदार है 2500 रुपए का। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष लिखोगे और फिर समायोजन में से अदत्त वेतन एवं अदत्त कर की समायोजन दायित्व पक्ष में शामिल होगी, जो है 300 एवं 120 रुपया। इस प्रकार से दायित्व पक्ष में इतनी ही मदे आएगी। मात्र 5 मदे आ चुकी है, पूंजी, लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त वेतन, अदत्त कर। अभी है संपत्तियों की बारी। संपत्तियों में भी हमें स्थायित्व क्रम अपनाना है और इसीलिए पहले स्थायी संपत्ति, बड़ी वाली संपत्ति को लिख लोगे। तो भवन पहले लिख लोगे। 7,500 रुपए का भवन है, उस पर 5% ह्रास के लिए आयोजन था, इसलिए ह्रास घटाएंगे भवन में से 375 रुपया। तो भवन का शुद्ध मूल्य, भवन का वास्तविक मूल्य हो गया है 7,125 रुपया। उसके बाद खुले औजार लिख लो 6,250 रुपया। इसका नया मूल्य 5,000 रुपये दिया हुआ था, इसलिए ह्रास जो है 1,250 रुपया है। फिर फर्नीचर लिख लोगे, 640 था, इस पर 10% ह्रास था, इसलिए फर्नीचर का नया मूल्य जो रहेगा वह 576 हो जाएगा, क्योंकि 640 में से 64 रुपया घटाने हैं आपको। फिर विविध देनदार लिखोगे। विविध देनदार 3,800 के थे। समायोजन में अशुद्ध ऋण बोला गया था 100 रुपया, इसलिए 100 रुपया पहले घटेगा। उसके बाद 3700 रुपये के देनदार बचे, उस पर आपको 5% अशुद्ध ऋण संचय करके लिखना है। वहां पे और इस मतलब कि क्या है, अशुद्ध ऋण संचय है 5%। 185 रुपये आएगा 3,700 का 5%। उसको घटाने के बाद वास्तविक देनदार आपके बचेंगे 3,515 रुपये के। फिर हस्तस्थ रोकड़ बची थी डेबिट में, तो 650 यहाँ पे संपत्ति पक्ष में हस्तस्थ रोकड़ के रूप में लिखोगे। फिर समायोजन में से अंतिम स्कंध लिख लोगे 3,250 का और फिर लिखोगे पूर्वदत्त बीमा। तो इतनी मदे यहाँ पे आएगी। तो संपत्ति पक्ष में भवन है, खुले औजार है, फर्नीचर है, विविध देनदार, हस्तस्थ रोकड़, अंतिम स्कंध एवं पूर्वदत्त बीमा है। और दायित्व पक्ष में 5 मदे थी। इनकी टोटल करके देखते हैं तो संपत्ति और दायित्व इक्वल आता है कि नहीं चेक करो। तो दायित्व का योग है 20,216, संपत्ति का भी योग उतना ही आएगा 20,216। इस प्रकार से आपका जो चिट्ठा है वह टैली हो चुका है। तो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर डेबिट शेष और क्रेडिट शेष अगर अलग से नहीं दी है, सिर्फ तलपट में 3 ही कॉलम के द्वारा संबोधित किया गया है, तो भी आपको बराबर पहचानना है क्रय कौन सा, विक्रय कौन सा, देनदार कौन सा, लेनदार कौन सा, ये सभी मदों को पहचानना आना चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही।